पेन यहाँ नहीं है। ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बोर्ड की तैयारी में लग गए होंगे और बोर्ड की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपसे शेयर करनी है, कुछ चीजें आपको बतानी है। कल हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, कल हम लोगों ने बहुत सारा बात हम लोग किए थे। तो बच्चों आज हम चर्चा करेंगे, आज 2024 जो बीत रहा है उसका सेकंड लास्ट डे है। आज 30 जनवरी है, सॉरी 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर बेहद ही खास आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा, क्योंकि बच्चों साल गुजर रहा है ये। तो पूरे साल की एनालिसिस करने का समय है, पूरे साल का आपके अंदर आपने क्या किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, ठीक है? आगे क्या हासिल करेंगे, आप इन सभी बिंदुओं के बारे में हमें सोचना है, हमें जानना है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया, क्या हमें करना चाहिए था। कल साल का अंतिम दिन है, हम चाहेंगे कि आप इसको एन्जॉय भी करें और साथ ही साथ कुछ फैसले लें, कुछ डिसीज़न लें कि जीवन में आगे क्या करना है, ठीक है? कुछ डिसीजन लें कि जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, चीज़ें खुद के ऊपर निर्धारित करना है या खुद से चीज़ें सोचना है, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपको सोचना होगा, आपको करना होगा, ठीक है? तो ये आप कोशिश करिए कि कुछ बेहतर करें, कोशिश करिए कि कुछ बेहतर सोचें। क्योंकि बच्चों ऐसा है ना कि 2024 तो गुज़र रहा है, इसमें हमने बहुत कुछ पाया है। तो एक एनालिसिस करो, एक लिस्ट बनाओ आप और आज से ना आप अपने शेड्यूल में कुछ परिवर्तन लाओ। आप ये सोचो कि आपने क्या-क्या किया? आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया था? और अगले साल आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? क्योंकि ये जो साल गुज़रा है 2024 बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ लोग बहुत खराब मानते होंगे। एक मैंने कहीं कहावत सुनी थी, लोग बोलते हैं गलत रास्ते पे आ गए। तो मैं इसको थोड़ा उल्टा समझता हूँ कि रास्ते गलत नहीं होता है, इंसान गलत होता है। क्योंकि रास्ते तो वो सही है, वो कहीं और जाने का सही रास्ता है, गलत हम थे जो उस रास्ते पे चल पड़े थे। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है? हमें ये देखना है कि हम क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये क्या आ गया स्क्रीन पे? ठीक है? तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि इसको फिर से हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है? तो बच्चों हमें समझने की ज़रूरत है, तो आप ऐसा करो, एक कॉपी लो, एक डायरी लो छोटा-सा और उन डायरी पे आज का दिन है, आप लिखो उसको कि आपने क्या पाया, क्या आप करना चाहते थे और क्या आपने किया है, ठीक है? हम डेली 9 बजे लाइव होंगे, आपके जितने भी प्रश्न होगा, जितना भी कुछ भी होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, कैसे एग्ज़ाम्स में नंबर लाना है, कैसे एग्ज़ाम्स को बेहतर नंबर लाना है, ठीक है? एक चीज़ आपको बताऊँ, उत्तर लिखने के बेहतर तरीके हम यूपीएससी के बच्चों को सिखाते आए हैं, आपको सिखाते हैं, आपको बताते हैं, उत्तर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, ठीक है? जैसे आप अभी 10th का डेट शीट आ चुका है, आप सभी को जानकारी होगी कि 10th का एग्ज़ाम शीट आ चुका है और बिहार में बच्चों पटना में जो है ना, वो अभी का मौसम ये है कि थोड़ी ठंडी है, थोड़ी-सी ठंडी है, बहुत ज़्यादा नहीं। टेम्परेचर लगभग 10 से 18 डिग्री के बीच का टेम्परेचर है, ठीक है?
तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, आप सभी को जानकारी होगी क्योंकि आज के दौर में मोबाइल सभी के पास है। पटना में बीपीएससी का जो छात्र हैं 70वीं उनका आंदोलन चल रहा है, आपको पता होगा, और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हुजूम जुटा हुआ है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सरकार की 2 डिमांड है, आप सभी को पता होगा, और आप सभी को ये जानकारी लेना भी नहीं है क्योंकि बीपीएससी को लेकर के 2 चीज़ें हैं। पहला है कि बीपीएससी जो है वो री एग्ज़ाम नहीं लेना चाहता है, माने, और एक है कि री एग्ज़ाम क्यों हो, ठीक है? तो बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम है बच्चों, वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है? खर्च होता है, शासन और प्रशासन दोनों जो है वो परेशान होते हैं, प्रशासन दोनों परेशान होते हैं। उसके बाद फिर बच्चों ये भी हो रहता है कि जो री एग्ज़ाम अगर हम कंडक्ट कराते हैं उसमें सीधे दुगना पैसा खर्च होता है। और देखिए मान लेते हैं कि 5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उसमें से लगभग 3000 4000 बच्चों को हटा दें तो 5,90,000 जो बच्चे हैं ये जो हैं लगभग 5.9 लाख जो बच्चे हैं, ये क्या है कि अगर हम माने 4.5 लाख 9 लाख बच्चे जो हैं, ये फिर से परेशान होंगे और एग्ज़ाम को लेकर के तमाम चीज़ें आएँगी, हुजूम जुटेगा। दूसरा, अगर ये शर्त बीपीएससी मान लेती है, मतलब एग्ज़ाम को री एग्ज़ाम कंसिडर कर देती है, तो लोग क्या है ना इसको एक वो बना लेंगे, माइलस्टोन बना लेंगे, ये हर बार यही चीज़ होगा, यही आंदोलन होगा और लोग इसको कैंसल कराते जाएँगे। तो बीपीएससी इस चीज़ पे अड़िग है। और चौथा, अगर नहीं कराने के पीछे का रीज़न है कि बीपीएससी को लेकर के कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई तथ्यपूर्ण है या पेपर लीक हुआ है, और इन तमाम मुद्दों पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ी है और ये चीज़ें हो रहा है। तो ये 4-5 कारण हैं। अब हम कुछ बातें करेंगे री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, क्योंकि बच्चों देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी दाँव पे लगी है। अगर मान लेते हैं 4000 माने हम या 5000 बच्चों का माने हम, ठीक है? अगर इनका हुजूम जमा हुआ है और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तो जस्टिस हर किसी को बराबर होना चाहिए, ये इनकी माँग है कि ये 4000 5000 जो बच्चे हैं, क्या इनकी ज़िंदगी नहीं है? जिनका पेपर कैंसल हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, या जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है या जो भी कारण रहा हो। दूसरा ये है कि री एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम के लिए 2 पेपर क्यों? ठीक है? क्योंकि अगर री एग्ज़ाम होता माने री एग्ज़ाम अगर सिर्फ़ 4000 बच्चों का होगा, ठीक है? तो 2 को पेपर होगा। अब इसमें क्या होगा कि मान लेते हैं पहला वाला पेपर आसान आया है और दूसरा पेपर कठिन आ जाएगा। तो इसमें बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बच लोगों को। दूसरा, अगर ये आसान है और ये कठिन आ गया या ये कठिन है, ये बहुत आसान हो जाएगा, तो नॉर्मलाइज़ेशन जैसी चीज़ें लाने की संभावनाएँ हैं। तो नॉर्मलाइज़ेशन अगर आता है, तो फिर दिक्कत है। तो इसीलिए पूरा एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, ऐसा बच्चों का ही माँग है। और ये तथ्य भी है कि एक ही एग्ज़ाम है, एक ही 70वीं बीपीएससी के लिए 2 पेपर क्यों बनेगा, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन है। और 4000 से 5000 बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। 4000 से 5000 बच्चे जो हैं जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया है। अब सुसाइड वो किसी भी कारण से किया हो, लेकिन वजह तो यही दिया जा रहा है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम को लेकर के जब नॉर्मलाइज़ेशन और ये तमाम चीज़ें, तो वो परेशान था और उसने सुसाइड किया है। सोनू शायद नाम है उसका, उन बच्चे का। तो ये चीज़ें हैं। अगला कारण ये भी है कि नॉर्मलाइज़ेशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि पेपर लीक और बहुत सारे क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों के क्वेश्चन पेपर से मैच किया है, मिला हुआ है क्वेश्चंस।
तो कुछ बच्चों का ये भी दावा है कि गया जैसे सेंटर में या पटना के जो बापू सभागार के में जो सेंटर पड़ा था, बापू जो एग्जाम सेंटर है वहां पर, तो उसमें क्या है कि जो बच्चे हैं तो इनको लेकर के दावा है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो एग्जाम होना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे आप अभी बीपीएससी को लेकर के चल रहा है, लेकिन आप इसमें कभी घबराए नहीं। जो आपका एग्जाम है वो आप अच्छे से दें। आप 10th में हैं अभी, ठीक है। तो चलिए आज बात करेंगे 30 दिसंबर। बच्चों 30 दिसंबर जो है, आप ऐसा करो एक डायरी लो, ठीक है। एक डायरी 2023 जब खत्म हो रहा था तो आपने क्या क्या प्रोमिसेस किया था खुद से, इधर लिखो। 2024 में आपने क्या क्या प्राप्त किया, ये लिखो। और 2025 के लिए कल यानी कि 31 दिसंबर को रोड मैप बनाना कि क्या चीजें हो रहा है, क्या करना चाहिए, और इस तरीके से चीजें इवैल्यूएट करना। बच्चों हमें आप बताना किन किन लोगों का साइंस बहुत तैयार है, ठीक है। विज्ञान जो है वो तैयार है। देखो विज्ञान क्या है ना, विज्ञान को रटना मत, विज्ञान को फील करना। वैसे सारे सब्जेक्ट को फील करो, समझो, रटने की जरूरत नहीं है किसी भी विषय को, ठीक है। हर विषय को समझना है, गहनता से समझना है, समझ होनी चाहिए, ठीक है, समझ होनी चाहिए। मैं आपसे बात करता हूं कि कैसे हम समझें। अभी तो समय नहीं है आपका, लेकिन आप देखो 10th के बाद आप 11th में जाओगे तो भी हम कहेंगे कि विज्ञान को कभी रटने की कोशिश नहीं करना, इसको फील करो, महसूस करो, इसको महसूस करो, इसको, ठीक है, फील करो इसको। क्योंकि अगर फील करोगे ना, अपने अंदर समाहित करोगे चीजें, तो बहुत कुछ सीखोगे, जानोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हर वो विषय, चाहे विज्ञान हो या सोशल साइंस हो, ठीक है, सोशल साइंस हो, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को भी आपको सीखना होगा, आपको जानना होगा कि सोशल साइंस में क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। सोशल साइंस भी रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, अगर आप बात करें हिस्ट्री, इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री कैसे नहीं रटे, आपका बहुत सारा सवाल होगा, ठीक है। इतिहास, ठीक है, इतिहास बच्चों रटने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री मैंने आपको एक परिभाषा बताया था और हिस्ट्री वाले सर ने आपको क्लासेस में बताया भी होगा, ठीक है। तो जैसे कि हिस्ट्री जो है हमारे लिए वो क्या है, हिस्ट्री, हिस्ट्री एक जो है उसे रटना नहीं है, उसे महसूस करना है। क्या होता है, जो इतिहास जो होता है वो बीती हुई बातों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन इतिहास कहलाता है। वैसे हम और भी डिटेल में बताएंगे जब इतिहास की चीजें होगी चर्चाएं, अभी हम परिभाषा नहीं बताएंगे। तो आज कुछ चीजें बीता है, जैसे आप किसी भी चीज को मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। मान लेते हैं हम मुगल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सीधा सीधा मैप ड्रॉ करो यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, मैप ड्रॉ करो ये। और फिर मुगल के बारे में बताओ कि मुगल यहाँ से यहाँ तक थे, और जब औरंगजेब आया तो यहाँ तक था, या यहाँ तक थे, या यहाँ पर। फिर यहाँ पर बताओ मुगल, जैसे आपको मुगलों का ताजमहल आपको पढ़ना है तो बताओ यहाँ ताजमहल बनाया, यहाँ बीवी का मकबरा बनाया, ये यहाँ क्यों बनाया, यहाँ क्यों नहीं बनाया। तो सारी चीजों को समझने की कोशिश करो, कैसे क्या क्या करना है, कैसे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैपिंग के थ्रू पढ़ना बहुत आसान होता है किसी भी चीज को। तो हर वो चीज में मैपिंग करो, एक बेहतर तरीके से समझ विकसित करो और चीजें क्लियर होगा। मान लेते हैं हम मुगल काल के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं,
ठीक है, प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब प्रशासन देखो यहाँ पे सेंट्रलाइज था, वहां पे प्रशासन, अगर हिस्ट्री वाले सर ने आपको बताया होगा, यहाँ से पूरी प्रशासन डील की जाती थी। ठीक है, तो ये प्रशासन कैसा था, मतलब यहाँ से लोग जैसे यहाँ से लोग इधर आते थे, फिर यहाँ से यहाँ पैसे जाता था, तो ये क्या माध्यम से पैसे यहाँ जाता था, फिर यहाँ, क्योंकि सरकार की जो आमदनी होती है, प्रशासन कैसे डील होता है, वो टैक्स से होता है, सिंपल सा। अगर हम टैक्स को समझेंगे तो टैक्स कौन देगा, जनता ही देगी, तो जनता टैक्स यहाँ देती थी। फिर ये क्या सुविधाएं इनको देते थे, बस यही चीजें पढ़ना है कि जो जनता है वो सरकार को क्या देती थी और सरकार उसे क्या देता था, और इसी को बोलते हैं प्रशासन। तो इसे भी आप मैप के थ्रू पढ़ना। एक चीज और है, जब हम आज के दौर में भी हम देखते हैं कि टैक्स जो है वो अलग अलग राज्य से अलग अलग आता है। साउथ वाले आज भी कहते हैं कि हम टैक्स ज्यादा पे करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो टैक्स है, ये टैक्स जो है वो अमीर जो होंगे वो ज्यादा पे करते होंगे, तो अमीर राज्य कौन कौन होंगे उस समय के दरमियान में, तो ये चीजें फाइंड आउट करेंगे हम कि ये अमीर था, ये अमीर था, ये अमीर था। अमीर होने का रीजन क्या था, तो अमीर होने का रीजन ये था, ये था, ये था, मैंने कारण लिख देंगे कि यहाँ पर जो है खेती होती थी, यहाँ पर सोना उगलता था, यहाँ पर चांदी के होते थे, यहाँ मसाला होता था, माने कुछ भी चीजें लिखना हो हम इस तरीके से चीजें लिख देंगे, तो ये भी मैप के थ्रू हमें आसान हो जाएगा। तो हर वो चीज को हमें रटना नहीं है, बहुत आसान से समझना है। ठीक है, वैसे हिस्ट्री वाले सर आपको चीजें समझाए होंगे, आपको हिस्ट्री वाले सर आपको बताए होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें पढ़ना है, हमें समझना है, हमें जानना है। ठीक है, चैनल पे लाइव हैं हम। ठीक है, तो बच्चों ये चीजें है, किस तरह से हमें समझना है, किस तरह से चीजें करना है, हर वो चीज को आप मैप से ड्रॉ करने की कोशिश करो। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, देखो 10 टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल आप समझने में कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपको समझने के लिए इस्तेमाल करना है, मैं जब ये पढ़ाऊंगा आपको तो मैं इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एकदम आपको मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, हर वो चीज, हर वो बारीकी मैप से समझना है। ठीक है, क्योंकि मैप से चीजें क्लियर ज्यादा होगी और आपको भविष्य में उसका इस्तेमाल आप करेंगे। तो सबसे पहले हम मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हम आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे कि मैप के अलावा हमारे पास डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि डायग्राम जो होता है हम किसी भी चीज का, क्योंकि डायग्राम हमें बहुत ही मजबूत बनाता है। जैसे कोई भी चीज हमें पढ़ना है तो उसको डायग्राम के थ्रू पढ़ो। ठीक है, चाहे वो ज्योग्राफी की चीजें, जैसे प्लेन आपको पढ़ना है तो प्लेन, ही प्लेन ऐसे बना देंगे हम, पठार बनाना है पठार बना देंगे, प्लेटू बनाना है प्लेटू बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायग्राम्स के थ्रू भी समझने की, फोल्ड माउंटेन हमें पढ़ना है या ब्लॉक माउंटेन पढ़ना है तो ब्लॉक माउंटेन ये हो गया। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन ये हो गया। तो इस तरीके की चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तीसरा जो टूल है बच्चों वो है ग्राफ। ठीक है, हम ग्राफ के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ, ग्राफ के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की थ्रू करेंगे।
ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंटेशन सारी चीज, जब खासकर ग्राफ का इस्तेमाल हम लोग इकोनॉमिक्स में करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये ग्राफ हम पढ़ रहे हैं, या फिजिक्स में जब हम ग्राफ पढ़ रहे होते हैं, जिसे मैंने आपको समझाया है बहुत सारी चीजें ग्राफ। तो मान लेते हैं हम पढ़ रहे हैं 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का ग्राफ हमने बना दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ 9.8 था, मतलब एक बात बता रहे हैं 9.8 नहीं था, फिर हमने ये ग्राफ बना दिया कि इसमें जो है 10% था, इसमें जो है चना का उत्पादन ये था, मूंग का उत्पादन ये था। इससे क्या होगा ना कि आप चीजों को समझने में आसानी होगी आपको। चौथी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे, लाइन या बार डायग्राम। अब ये सब चीजें क्या होता है, हम बाद में आपको समझाएंगे सारी चीजें। तो बहुत सारी चीजें होता है, जैसे ये हम आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर एक होता है वेन डायग्राम, ठीक है। यूपीएससी के बच्चों को हम समझाते आए हैं, यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं हम उन्हें इन सभी चीजों के टूल्स को समझाते आए हैं कि कैसे अपने आंसर में रिप्रेजेंट करना है। आप भी क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, अगले साल जब आप आंसर लिखोगे तो आप इन सब चीजों का प्रयोग करोगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे उत्तर में इन बिंदुओं को लिखना है, कैसे अपने उत्तर को अट्रैक्टिव बनाना है। बच्चों, रट के आंसर नहीं लिखना है, मैंने आपको कुछ बता दिया वही रट लो लाइन बाय लाइन और वही जाकर के प्रेजेंट करो, नहीं, ये बेवकूफी है। आपकी अपनी समझ क्या कहती है, आप खुद से क्या क्रिएट कर पाते हो, ठीक है। बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं गुड्स और सर्विसेज में अंतर नहीं पता चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज में क्या अंतर है ये नहीं पता है, वस्तु एवं सेवा में अंतर नहीं पता होता है, ठीक है। अगर हम उनसे पूछ दे कि 5 अंतर बताओ तो नहीं बता पाएंगे। तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है, इस तरीके की चीजें नहीं समझना है, हमें समझना है बेहतरीन तरीके से, चीजों को गौर करके हमें देखना है, ठीक है। तो हम वहां से चीजें सीखेंगे, हम वहां से चीजें जानेंगे और हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का। बहुत सारी चीजें अपडेट आ चुकी है, बिहार बोर्ड का एग्जाम आ गया है, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें बताना, आज आपको क्या क्या सीखने को मिला ये भी बताना। और बच्चों, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े लाइव, हम डेली 9 बजे जुड़ेंगे आपसे, कुछ चीजें अपडेट आपको सिखाएंगे, कुछ बिहार के बारे में बताएंगे, बिहार की नई चीजें सिखाएंगे और हम आप मिलकर सीखते रहेंगे। ऐप हमारा एज सुन एज आने वाला है, उसमें आपको सारी क्लासेस मिलेगी, सारा अपडेट मिलेगा और अपडेट जारी रहेगा। थैंक यू बच्चों।